नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में। इस कहानी का नाम है 7 कदम वाला साया। मेरा नाम अरब है। मैं पिछले 7 साल से शहर में काम कर रहा था, लेकिन इस बार दिवाली पर मैंने अचानक बिना प्लान बनाए अपने गांव जाने का फैसला किया। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर कहीं एक अजीब सी खींच थी। गांव पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी थी। सूरज धान के खेतों के पीछे डूब रहा था और हवा में मिट्टी की वो जानी पहचानी खुशबू थी जो बचपन को जगा देती है। पर इस बार उस खुशबू के पीछे एक अजीब सी ठंडक भी महसूस हो रही थी। गांव की गलियों में अंधेरा जल्दी घिरने लगा था। जब मैं अपने पुराने कच्चे घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर ताला लटका देखकर मुझे झटका लगा। मां कहां चली गई, मैंने खुद से बुदबुदाया। तभी पड़ोस की बूढ़ी शकुन चाची ने मुझे देखा और बोली, अरे यारव, तू आ गया। तेरी मां तो 3 दिन पहले तेरे मामा के घर गई थी। अकेले नहीं रहती अब वो रात में। मैंने पूछा, क्यों, कुछ हुआ क्या? शकुन चाची ने एक पल मेरी आंखों में देखा, फिर नजर नीचे कर ली। नजर मत लगाना बेटे, पर गांव में कुछ ठीक नहीं चल रहा। रात में आवाजें आती हैं और 7 कदम वाला साया फिर से दिखाई देने लगा है। मैं हंस पड़ा। चाची, ये सब बचपन की कहानियां थीं। पर चाची नहीं हंसी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, इधर रात में अकेला मत निकलना बेटा। यह वही मौसम है जब वो लौटता है। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। रात में खाने के बाद मैं घर के बरामदे में बैठा था। बिजली बार बार जा रही थी। दूर कहीं से लोमड़ियों की चीखें आ रही थीं। ऐसी रातें आदमी का दिल भी खा जाती हैं। मैंने मोबाइल टॉर्च जलाकर पुराने संदूक में रखी कुछ चीजें देखनी शुरू की। तभी मुझे कागज मिला जिस पर मेरे पिताजी ने लिखा था, अगर मैं कभी अचानक चला जाऊं तो मेरी मौत को हादसा मत समझना, साया जाग चुका है। मैं हक्का बक्का रह गया। पिताजी 5 साल पहले खेत में मृत मिले थे। सबने इसे सांप का काटना कहा, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला था। क्या पिताजी भी उस साये से डरते थे? मैंने कागज मोड़ा ही था कि पीछे से कदमों की आवाज आई। टिक टिक टिक, धीमी लेकिन साफ। मैं झट से मुड़ा, कोई नहीं था। मैंने टॉर्च खेत की तरफ फेंकी, कुछ नहीं। लेकिन ठीक उसी समय टिक 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 टिक, 7 कदमों की आवाज, और सातवें पर आवाज अचानक बंद। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि सीने से बाहर निकल जाए। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, पर भीतर कहीं एक डर बढ़ रहा था। रात के करीब 1 बजे मैं सोने गया। बुहारी के पास वाली खिड़की से खेत साफ दिखते थे। हवा स्थिर हो चुकी थी, पत्तियों तक में हलचल नहीं थी। फिर अचानक खिड़की के ठीक सामने एक परछाई खड़ी थी, काली, लंबी और सिर जैसे झुका हुआ। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, जैसे हवा में लटक रहा हो। मैं सुन्न हो गया, सांस अटक गई। परछाई धीरे धीरे उठी और फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कदम। हर कदम की आवाज मेरे कमरे के अंदर गूंजने लगी, जबकि वो खिड़की के बाहर थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। शरीर पसीने से भीग गया। 7वें कदम खत्म होते ही परछाई अचानक गायब। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह पूरे गांव में खबर थी कि नीलम काकी का 12 साल का बेटा रोहन रात में गायब हो गया है। सिर्फ उसके घर के बाहर 7 पैरों के निशान मिले थे, और वो भी पूरी तरह सूखे, जबकि रात में बारिश हुई थी। लोग फुसफुसा रहे थे, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी।
मैंने सोचा मैं नीलम काकी से मिलूं। उनके घर पहुंचा तो वो फूट फूट कर रोने लगीं। आरव बेटा, कल रात खिड़की के बाहर कोई खड़ा था। मैं आवाज सुनने जागी तो लगा रोहन मुझे बुला रहा है, पर जब बाहर देखा तो सिर्फ काले साये की पीठ दिखी। फिर मेरे कानों में वही आवाज पड़ी, 7 कदम। और सुबह रोहन नहीं था। उनके बात सुनकर मेरे पैर ठंडे हो गए। कल रात वही हुआ था मेरे साथ भी। लेकिन मुझे क्यों छोड़ दिया? मुझे क्या चाहिए उसे? मैं अकेला बैठकर सोच ही रहा था कि गांव के बुजुर्ग पंडित तिवारी मुझे बुलाने आए। तुम्हारे पिता ने भी यही गलती की थी बेटा। साये को मजाक समझा और उसने उनकी जान ले ली। मैंने घूरकर पूछा, ये साया है क्या? पंडित ने गहरी सांस ली। 7 साल पहले इसी समय, इसी मौसम में गांव में एक हादसा हुआ था। एक नौजवान अंशुल, उसे गांव वालों ने चोरी के शक में पीट दिया था, जबकि उसने कुछ नहीं किया। वो 7 कदम चलकर गिरा था और वहीं मर गया। मेरी सांस अटक गई। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे जिंदा जलाया मैं उसे 7 कदम चलते ही मौत दूंगा। लेकिन गांव ने यह बात छुपाई, कहा कि वो दुर्घटना में मरा। पंडित की आवाज भारी थी। अब उसकी आत्मा लौट आई है, हर 7 साल बाद, और वो उन घरों में जाता है जिनके पुरखों ने उसे मारा था। मैंने हक्का बक्का पूछा, लेकिन मेरे पिता, हमसे उसका क्या लेना देना? हमने तो कुछ नहीं किया। पंडित ने धीमे से कहा, तुम्हारे दादा उस भीड़ में सबसे आगे थे आरव। मेरी दुनिया घूम गई। क्या मेरे परिवार ने किसी बेगुनाह को मार डाला था और अब उसकी आत्मा बदला लेने आई है? रातें अब पहले से ज्यादा डरावनी थीं। हर कोई दरवाजे बंद रखता, कोई बाहर नहीं निकलता। कुत्तों का भौंकना, हवा का टकराना, दूर पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ डर का हिस्सा बन चुका था। मैंने ठान लिया कि अब भागूंगा नहीं। मैं सच जानूंगा, चाहे जो हो जाए। उस रात 12 बजे मैं खिड़की के पास बैठ गया। अंधेरा इतना घना था कि हाथ आगे करो तो दिखे नहीं। करीब 1 बजे वही आवाज, टिक 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 टिक। इस बार कदम मेरे घर के अंदर थे। मैं धीरे से उठकर कमरे से बाहर आया। बरामदे में हवा बिल्कुल स्थिर थी। फिर अचानक मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और मेरी रीढ़ जम गई। वो वही साया था, बस इस बार करीब से दिखाई दे रहा था। चेहरा धुंधला था, आंखें गहरी गुफाओं जैसी, और शरीर हवा में थोड़ा सा तैर रहा था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक भारी गूंजती हुई आवाज में, तेरे घर का पहला पाप तुम्हारे दादा ने किया था, दूसरा तुम्हारे पिता ने। मैं कांप गया। मैंने पूछा, मेरे पिता? उन्होंने क्या किया? साया धीरे से पास आया। मेरी सांसें अटक गईं। तुम्हारे पिता ने सच्चाई छुपाई थी। मेरी मौत को हादसा बताया। मेरी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरे हाथ कांपने लगे। फिर उसने कहा, तीसरा पाप तुमने किया है। मैं चौंक गया। मैंने क्या किया? 7 साल से तुम गांव नहीं आए। तुम्हें पता था तुम्हारे पिता की मौत हादसा नहीं, कुछ और थी। लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने भी मुझे भुला दिया। मेरी आत्मा अकेली भटकती रही। मैं उन्नित्तर हो गया। साया मुझे खेत की ओर ले गया। मैं चाहकर भी विरोध नहीं कर पा रहा था। रात की चांदनी में धान के खेत अजीब चमक रहे थे। साया बोला, मेरा नियम एक है, जो पापी है वो 7 कदम चलते ही गिर जाता है। उसने जमीन पर एक रेखा खींची। बोला, अगर तुम निर्दोष हो तुम 7 कदम चलकर इस रेखा को पार कर लोगे। अगर तुम पापी हो तो 7वें कदम पर गिर जाओगे। मेरे पैरों में जान नहीं थी, पर मैं चला। 1, 2, 3। मेरे शरीर में कंपकंपी फैल गई। 4, 5। दिल जैसे फटने लगा। 6। मैंने भगवान का नाम लिया। 7। मैंने आंखें बंद कर लीं। फिर भी मैं गिरा नहीं। मैं रेखा पार कर गया। मैंने आंखें खोलीं। साया मुझे घूर रहा था। तू निर्दोष है, उसने कहा। फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा।
मैंने साहस करके पूछा, अब तुम क्या करोगे? रोहन कहाँ है? उसे छोड़ दो। साया एक पल रुका, फिर बोला, रोहन जीवित है, लेकिन मेरा आखिरी बदला अभी बाकी है। कौन? मैंने चीख कर पूछा। साया अंधेरे में खोने लगा। गायब होने से पहले बोला, गांव का वो आदमी जिसने मुझे आग लगाई थी, अब मैं उसे लेने जा रहा हूं। मैं दंग रह गया। कौन था वो? अगले दिन गांव में कोहराम मचा था, क्योंकि रात में गांव के सरपंच गायब हो गए और उनके घर के बाहर मिले 7 सूखे कदम के निशान। यही सरपंच हमेशा पिताजी की मौत को सांप का काटना बताता था। यह वही आदमी था जिसने रोहन के लापता होने पर किसी पुलिस को बुलाने से मना कर दिया था। पंडित तिवारी ने धीरे से कहा, आरव, असली अपराधी वही था। तुम्हारे दादा ने रोका जरूर था, लेकिन आग सरपंच। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट के एपिसोड 2 में। आज की कहानी का नाम है मौत वाले कुएं की फुसफुसाहट। मेरा नाम विवेक है। मैं ये कहानी लिखते समय कांप रहा हूं, क्योंकि इसे लिखना ही मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो शायद कोई और भी उसी मौत का शिकार हो जाए जिस मौत को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। यह कहानी है मेरे गांव के सबसे पुराने और शापित कुएं की, जिसके बारे में कहते हैं कि उसमें पानी नहीं, मौत रहती है। और मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठा। मैंने उस कुएं के भीतर आवाज सुनी और जवाब दिया। मेरी मां मुझे अचानक गांव बुला रही थी। फोन पर बोली, बेटा विवेक, जितनी जल्दी हो सके आजा, घर में कुछ ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्या हुआ? मां चुप रही, बस इतना बोली, ये मत पूछ, बस आजा। शहर में मेडिकल इंटर्नशिप कर रहा था। छुट्टी नहीं मिलती थी, लेकिन मां की आवाज ऐसी थी कि मैं इनकार नहीं कर सका। गांव पहुंचा तो मुझे सबसे पहले अजीब खामोशी ने पकड़ा। गांव हमेशा से चहल पहल वाला था। बच्चों की आवाजें, बूढ़ों की हंसी, कुत्तों का भौंकना, सब कुछ जैसे गायब था। मुझे लगा मैं गलत समय पर आया हूं, लेकिन नहीं, ये खामोशी डर की थी। घर पहुंचा तो मां का चेहरा पीला पड़ा था। उन्होंने दरवाजा बंद किया और अंदर ले गईं। विवेक, पिछले हफ्ते से हर रात कुएं से आवाजें आती हैं। मैं समझा नहीं, कौन सी आवाजें? मां की आवाज टूटी, कोई फुसफुसाता है, जैसे किसी को बुला रहा हो। मैं हंस पड़ा। मां, कुएं में गूंज होती है, हवा से आवाजें आती हैं। मां ने एक थाल मेरे आगे फेंक दी। उस पर 7 छोटे छोटे कीचड़ के पैरों के निशान थे। क्या हवा पैर चलाती है? क्या गूंज पैरों के निशान बनाती है? मेरी हंसी सूख गई। उसी रात मैं जानने बाहर गया। कुएं तक जाने वाली पगडंडी तक अंधेरा था, इतना कि हाथ भी नजर न आए। मैं मोबाइल की टॉर्च लेकर पहुंचा। कुआं गांव के किनारे था, बूढ़ा और काई से भरा। उसका पानी काला था, जैसे किसी ने उसे जहर से भरा हो। मैंने नीचे झांका, कुछ नहीं। फिर छपाक, जैसे किसी ने पानी में पत्थर फेंका हो। मैंने आवाज लगाई, कौन है? और तभी कुएं के भीतर से आवाज आई, बहुत धीमी पर स्पष्ट, विवेक। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। ये मेरा भ्रम था, हवा या कोई जानवर? मैंने फिर आवाज लगाई, कौन? कुएं के भीतर से आवाज आई, आजा। उस आवाज में कुछ बहुत अजीब था। वो मुझे जानती थी, मेरे नाम को खींचकर बोलती, जैसे कोई बहुत पुराना दोस्त बुला रहा हो। और फिर अचानक मेरे मोबाइल की टॉर्च बंद हो गई, पूरी अंधेरी। मेरा दिल सीने से उछल रहा था। मैं भागा, इतना भागा कि सांस फूल गई, लेकिन भागते समय मैंने आखिरी बार पीछे देखा। कुएं की मुंडेर पर एक काली आकृति बैठी थी, झुकी हुई, मुझे घूरती हुई। अगले दिन मैंने ये बात मां को बताई। मां ने मुझे बिठाकर कहा, यह आवाज जिस किसी की भी है, इंसान नहीं है। मैं हंसा, मां, ये सब अंधविश्वास हैं। अंधविश्वास? 4 लोग मर चुके हैं विवेक, 4 लोग। मैं सन रह गया। क्या? कैसे? मां ने बताया, सुरेश काका, रात को किसी ने पुकारा, गए, सुबह कुएं में मिले,
लक्ष्मी दीदी घर में फुसफुसाहट सुनी, सुबह से गायब। महेश कुएं के पास 7 कदम चले और वहीं गिरकर मर गया। पिंकी कुएं की ओर खींचती हुई गई और अदृश्य हो गई। और पुलिस, वो भी डर के इस केस से हाथ खींच चुकी थी। गांव में एक ही बात चल रही थी, कुआं जिंदा है। मैंने खुद तय किया, अगर कोई मर रहा है तो इसका कारण जानना मेरा कर्तव्य है। ये कोई भूत प्रेत नहीं, कुछ और होगा। मैं रात में फिर कुएं गया, इस बार टॉर्च, रस्सी और लकड़ी लेकर। कुआं शांत था, बहुत शांत, जैसे कोई सो रहा हो। मैंने झुककर देखा। अचानक नीचे से वही आवाज, बहुत मीठी, बहुत खींचती हुई, विवेक नीचे आओ। मेरे माथे पर पसीना छलक आया। मैंने चिल्लाया, तू है कौन? एक पल चुप्पी, फिर आवाज, तू मुझे भूल गया? भूल गया? कौन? और फिर अचानक कुएं के ऊपर बैठी काली आकृति हिलने लगी। उसका सिर ऊंचा उठा और इस बार मैंने उसे साफ देखा। उसकी आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे, चेहरे की त्वचा झुलसी हुई और आवाज उसी के मुंह से निकल रही थी, मैं मीरा हूं, मीरा। ये नाम सुनते ही मैं वहीं जम गया। सारा खून जड़ हो गया। मीरा, मेरी बचपन की सबसे करीबी दोस्त, वही जिसकी मौत 10 साल पहले कुएं में डूबकर हुई थी। वो हादसा जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन मीरा की आवाज, मीरा का नाम, मीरा का चेहरा, मेरे सामने वो चीज बोल रही थी, क्यों छोड़ा था मुझे डूबते हुए विवेक? मैं रोने लगा। मैंने नहीं छोड़ा, मैं डर गया था, मैं बच्चा था। वो फुसफुसाई, तूने मुझे धक्का दिया था। मैं हक्का रह गया। क्या? क्या? अगर तूने धक्का नहीं दिया तो मैं कैसे गिर गई? मैं कांप रहा था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था। हकीकत सामने आई। मीरा का गिरना हादसा नहीं था, वो हम खेल रहे थे। मैंने उसे पीछे से धक्का दिया था। मैंने सोचा था वो संभल जाएगी, लेकिन वो कुएं में गिर गई और मैं डर कर भाग गया था। मैंने कभी किसी को सच नहीं बताया था। और अब मीरा की आत्मा बदला लेने लौट आई थी। मीरा की आत्मा बोली, 4 तो मर चुके हैं, अब तू 5वां है। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने कुएं से कुछ फेंका। एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई गुड़िया, वही जो मीरा हमेशा साथ रखती थी। मैं टूट गया। वो बोली, आजा, नहीं तो मैं खुद ले जाऊंगी। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मुझे लगा मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं भागने लगा और मीरा की परछाई कुएं की मुंडेर से उतरकर मेरे पीछे आई। न जमीन पर पैर, न कोई आवाज़, बस सरकती हुई। मैंने दौड़ लगाई, घर तक पहुंचा, दरवाज़ा बंद किया, लेकिन मेरी खिड़की पर खट 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 7 बार। हर रात 7। हर रात वही आवाज़, वही पुकार। मैं अब सो नहीं पा रहा था। गांव के पुराने पंडित मुझे मिले। मैंने सब बताया। उन्होंने मुझे देखा। तूने उसे धक्का दिया था, तू कारण है। मैंने सिर झुका लिया। पंडित ने कहा, मीरा की आत्मा पापी नहीं है, पर उसकी मौत की ऊर्जा कुएं में फंस गई। वो आत्मा बदला नहीं ले रही, बल्कि एक और शक्ति के नियंत्रण में है। मैंने पूछा, कौन? पंडित ने चुप रहकर कुएं की तरफ इशारा किया। कुआं खुद जीवित है। वो आत्मा को पकड़ता है, उसे बदला लेने पर मजबूर करता है। कुआं मौत की ऊर्जा खाता है। मेरी रूह कांप गई। मतलब मीरा मेरे पीछे नहीं, कुआं उसे इस्तेमाल कर रहा था। पंडित बोले, अगर तूने सच्चाई खुद मीरा को नहीं बताई तो कुएं की शक्ति बढ़ती जाएगी और मीरा हमेशा के लिए उसके कब्जे में चली जाएगी। मैंने आंसू रोकते हुए पूछा, मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, तुझे मीरा से माफी मांगनी होगी, लेकिन कुएं के पास नहीं, कुएं के भीतर जाकर। मैं सन रह गया। अंदर? मैं अंदर गया तो जिंदा नहीं। पंडित बोले, मीरा तेरा इंतजार कर रही है, सिर्फ तू उसे आजाद कर सकता है। मैंने फैसला कर लिया, मैं डरकर भागता नहीं रहूंगा। मीरा मेरे कारण मरी थी, वो मेरे कारण दर्द में थी। अब मुझे ही जाना होगा। मैंने रस्सी, टॉर्च और ताबीज लिया। माँ ने रोका, पर मैं निकल गया। रात के 12 बजे मैं कुएं पहुंचा। चांद पूरा था, हवा बिल्कुल ठंडी। मीरा पहले से वहां थी, कुएं की मुंडेर पर बैठी। उसने बिना चेहरा घुमाए कहा, आ गए। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन गुस्सा भी। मैंने कहा, मीरा,
मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे धक्का नहीं मारना चाहा था। वो फुसफुसाई, झूठ, तूने मुझे मरने दिया क्योंकि तू डर गया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मैं डर गया था, मैंने गलती की, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहता था। मैं रोता हुआ भागा था, किसी को बताने। मीरा धीरे से मुड़ी। उसके चेहरे पर इतना डर था कि मेरा दिल टूट गया। वो बोली, अगर तू सच में चाहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं तो नीचे आ। और वो कुएं में कूद गई। मैंने रस्सी बांधी और नीचे उतरना शुरू किया। कुआं अंदर से बाहर से कई गुना बड़ा था। दीवारें गीली काई से ढकी हुई। अंधेरा इतना कि टॉर्च की रोशनी भी इसमें गुम हो रही थी। नीचे पहुंचते ही मेरी टॉर्च बंद हो गई। अब सिर्फ आवाजें थीं, फुसफुसाहटें। विवेक, नीचे, आगे। मीरा थी या कोई और, पता नहीं। मैं आगे बढ़ा और अचानक मेरे पैर किसी चीज से टकराए। वो हड्डियां थीं, सैकड़ों। ये लोग कुएं के थे, जो बहाने से या पुकार सुनकर नीचे आए। कुएं ने उन्हें निगल लिया। सांस अटक रही थी। तभी सामने मीरा खड़ी थी। टॉर्च खुद ब खुद जल गई। मीरा रो रही थी। विवेक, मुझे इस कुएं ने बांध रखा है। मैं निकलना चाहती हूं पर यह मुझे छोड़ नहीं रहा। मैंने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन हाथ उसके आर पार निकल गया। वो आत्मा थी, नाजुक, भटकी हुई। मीरा बोली, मेरी एक बात मान, तू मेरे मरने के सच्चे पल को याद कर। मैंने आंखें बंद की, वो दिन याद किया। मीरा हंसते हुए मुंडेर पर खड़ी थी। मैंने पीछे से उसे डराने के लिए धक्का दिया था। वो फिसली, चीखी, वी, और गायब। मैंने आज पहली बार मीरा की मौत का सच खुद स्वीकार किया। आंखें खोली और बोला, मीरा, मैं दोषी था, मैंने गलती की, पर मैं हमेशा तुझे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर स्टोरी पॉडकास्ट के एपिसोड 3 में। आज की कहानी का नाम है निशी डाक। निशी डाक, जिसे अक्सर गांवों में रात के भूत या रात का बुलावा कहा जाता है, एक पुरानी भारतीय लोक कथा पर आधारित है। कहते हैं कि ये आत्मा या प्रेत केवल रात के गहरे समय में सक्रिय होती है। निशी डाक किसी निर्दोष या अकेले व्यक्ति को रात में अपने बुलावे से फुसफुसाती आवाज में खींच लाती है। एक बार जिसने उस आवाज का जवाब दिया, वो अक्सर गायब हो जाता है या कुएं, जंगल या पुरानी हवेली में खो जाता है। ग्रामीण मानते हैं कि निशी डाक केवल उन लोगों को चुनता है जो सच्चाई से भाग रहे हैं या किसी अपराध में शामिल हैं। उसकी पहचान कभी साफ नहीं होती, लेकिन उसकी आवाज बेहद मधुर और पहचान योग्य होती है। कभी प्रियजन जैसी, कभी मित्र जैसी, लेकिन हमेशा जाल में फंसाने वाली। कुल मिलाकर निशी डाक सिर्फ डरावना नहीं, बल्कि मानसिक खेल खेलने वाला, इंसान की कमजोरी का फायदा उठाने वाला प्रेत है। मैं अर्जुन हूं, शहर में पढ़ाई करता हूं, लेकिन छुट्टियों में अपने गांव लौट आता हूं। गांव पहुंचते ही मुझे हर चीज अजीब लगी। रात का समय, धुंध और हवा में अजीब खामोशी। सब कुछ वैसा था जैसे मैं किसी पुराने सपने में वापस आ गया हूं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। पहली रात जब मैं अपने पुराने कमरे में सो रहा था, मुझे लगा कोई मेरा नाम धीरे धीरे फुसफुसा रहा है। अर्जुन, अर्जुन। मैंने हंसकर कहा, कौन है मां? लेकिन जवाब नहीं आया, सिर्फ वही धीमी मधुर आवाज जो मुझे बाहर खींच रही थी। मैंने सोचा ये हवा या मेरे दिमाग का खेल है। पर जैसे ही मैं आंखें बंद कर रहा था, सुनाई दिया, अर्जुन, बाहर आओ। मेरे पैर अपने आप उठने लगे। मैं अपने कमरे से बाहर आया और देखा कि आंगन में धुंध घुल रही थी। वो आवाज मां जैसी लग रही थी, मां जो पिछले साल मर गई थीं। मैंने धीरे से कहा, मां, क्या तुम हो? धुंध में एक हल्की सी हंसी गूंज गई। हां बेटा, बाहर आओ। मेरे भीतर डर और हिलमिल घबराहट दोनों थीं, लेकिन आवाज इतनी प्यारी थी कि मैं उसका जवाब दे बैठा। मैं आ रहा हूं। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाए, हवा और ठंडी हुई। हर कदम पर मुझे किसी की सांस मेरे पीछे लगने लगी।
लेकिन पीछे मुड़ने का साहस नहीं हुआ। और तभी मैंने देखा, आंगन के बीच में एक झुकी हुई आकृति थी। धुंध के पीछे से वो मुझे बुला रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ खाली गड्ढे, लेकिन उसकी हंसी मेरे कानों में गूंज रही थी, मेरी मां जैसी। अगली सुबह मैं गांव के बूढ़े पंडित रामू से मिला। मैंने सारी घटना बताई। पंडित जी, मुझे आवाज सुनाई दी, मां जैसी, बाहर बुला रही थी। पंडित की आंखें गंभीर हो गईं। अर्जुन बेटा, ये वही निशी डाक है। वो सिर्फ प्यार और याद की नकल करता है। अगर तुमने उसका जवाब दिया तो अब वो तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहा है। गांव में कई लोग गायब हो चुके हैं जो उसकी आवाज का जवाब देते हैं। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। तो मैं क्या करूं? पंडित ने कहा, उसके बुलावे का जवाब मत देना। अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो वापस लाना मुश्किल है। और याद रखो, निशी डाक केवल उस व्यक्ति को चुनता है जो अंदर से अकेला और भयभीत हो। रात को मैं अपने कमरे में बैठा था, सामने दीपक की रोशनी और बाहर हवा की सरसराहट। फिर वही आवाज आई, अर्जुन, बाहर आओ, तुम्हें देखना चाहती हूं। इस बार मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद खिंच गए, जैसे जमीन में कोई जाल बिछा हो। धुंध धीरे धीरे कमरे में फैल गई। दीवारें, खिड़कियां सब बदलती दिखाई देने लगीं। मैंने देखा, दीवार पर मां का चेहरा दिख रहा था, पर आंखों में कोई जीवन नहीं, सिर्फ खालीपन। मैंने जोर से चिल्लाया, मां, तुम मेरी मां नहीं हो। और तभी दीवार पर लिखा दिखाई दिया, सच्चाई से भाग नहीं सकते अर्जुन, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। मैंने सोचा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन निशी डाक ने खेल शुरू कर दिया। मेरी किताबें अपने आप गिरने लगीं। कमरे का तापमान अचानक घट गया और वही आवाज लगातार मेरे कान में, अर्जुन, आओ, अकेले, अब। अब तक मैंने महसूस किया कि निशी डाक सिर्फ भूत नहीं, वो मेरी कमजोरी, अकेलापन और अपराध बोध को पहचान रहा था और उसी जगह से मुझे अपनी ओर खींच रहा था। हर कदम पर मुझे अपनी पुरानी गलती याद आई, जो मैंने बचपन में किसी की मदद नहीं करके की थी, और निशी डाक उस गलती को पकड़कर मुझे फंसाना चाह रहा था। मैंने गांव के कुछ बुजुर्गों से सुना, रामू भैया जवाब देने के बाद गायब। सुभाष रात को बुलावा सुनकर बाहर गया, कभी लौटकर नहीं आया। नीलम दीदी, उसने आवाज का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके घर पर लगातार फुसफुसाहट आती रही। ये सब देखकर मेरी सांसें रुकने लगीं। निशी डाक कोई साधारण भूत नहीं, वो सच्चाई को उजागर करने वाला, इंसान के डर का शिकार बनने वाला प्रेत है। तीसरी रात मैंने ठान लिया, अब डर से भागने का कोई विकल्प नहीं। जैसे ही आवाज आई, अर्जुन, अब मैं तुम्हें पाकर रहूंगी, मैंने टॉर्च और तावीज उठाए और बाहर की ओर दौड़ा। बाहर अंधेरा, हवा ठंडी और धुंध घनी। मैंने देखा, कुएं के पास वही झुकी हुई आकृति। उसकी आंखें अब जीवित लग रही थीं। मैंने आवाज लगाई, तुम मां नहीं, तुम निशी डाक हो, मुझे पकड़ने की कोशिश बंद करो। वो हंसी इतनी भयानक कि मेरे कान फटने लगे और धीरे धीरे मेरे चारों ओर धुंध फैल गई। मैंने तावीज दिखाया, धुआं और रोशनी मिली। निशी डाक धीरे धीरे पीछे हटती हुई गायब हो गई। अगली सुबह पंडित रामू ने कहा, तुमने बचा लिया अर्जुन, लेकिन याद रखो, निशी डाक सिर्फ गायब नहीं होता, वो शक्ति को कहीं और फैलाता है, और हर डर के बीच उसकी आवाज कहीं भी सुनाई दे सकती है। अब जो तुम्हारे पास है वो सिर्फ समय का अंतर है। अगर कभी सच्चाई और डर से भागे तो निशी डाक लौट आएगी। मैंने महसूस किया, शांति सिर्फ अस्थायी थी, भय और सच्चाई का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली कहानी में।